गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। श्री श्याम पीजी महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक अभिनंदन किया जाता है। प्यारे छात्रों, जिस प्रकार बीए पार्ट सेकेंड ईयर की राजनीति विज्ञान की कक्षाओं में हमने जो भारतीय शासन व्यवस्था के शुरुआती दौर के अंतर्गत पढ़ा, उसमें उदारवादियों का चरण चल रहा था और शुरुआत के अंतर्गत हमने भारतीय राष्ट्रवाद के आंदोलन, उदारवादियों का योगदान है, उग्रवादियों का योगदान है, फिर गांधीवाद का अध्ययन किया। उस संपूर्ण अध्ययन के अंतर्गत भारतीय शासन व्यवस्था के इस चरण के दौरान हमने भारतीय राष्ट्रवाद को एक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा के रूप में देखा था। आज हम जो नया बिंदु लेकर आ रहे हैं वो हमारी भारतीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो भारतीय संविधान में मूल अधिकारों से संबंधित है। भारतीय संविधान और भारतीय संविधान के अंतर्गत ये जो मौलिक अधिकार वाला बिंदु है वो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, मूल अधिकार। अब मूल अधिकार एक भारतीय नागरिक होने के नाते भारतीय शासन व्यवस्था में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, जिसका हर एक प्रतियोगिता परीक्षा में एक भारतीय नागरिक होने के लिए इनकी जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। भारतीय संविधान में व्यक्ति को कौन से मौलिक अधिकार दिए गए हैं, वो किस प्रकार उन्हें प्राप्त कर सकता है, अगर उनको मौलिक अधिकार नहीं प्राप्त होते हैं तो वो कैसी परिस्थितियों के अंतर्गत उसको क्या करें, मांग कर सकता है। ये हमारे भारतीय संविधान में सभी महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख किया गया है। विशेषकर हम देखेंगे कि भारतीय संविधान के अंतर्गत जो भारतीय शासन व्यवस्था में व्यक्ति और समाज के बीच के जो संबंध स्थापित किया गया है वो मौलिक अधिकारों को लेकर किया गया है। मौलिक अधिकार विशेषकर व्यक्ति और समाज और शासन व्यवस्था के बीच में संबंधों को महत्वपूर्ण बनाते हैं। इनके अंतर्गत विशेष रूप से हमने पूर्व में देखा था कि ये लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के अंतर्गत एक बहुत ही आधारभूत संरचना है और इस महत्वपूर्ण संरचना के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि एक राज्य के द्वारा व्यक्ति को किस प्रकार से नियंत्रण किया जाता है। और विशेषकर सबसे पहले हम देखेंगे कि मौलिक अधिकारों की जो शुरुआत है वो शुरुआत कहाँ से होती है। तो आपको पता है कि 1789 के अंतर्गत, ध्यान देना, 1789 के अंतर्गत फ्रांस की क्रांति हुई। 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई और फ्रांस की क्रांति के अंतर्गत सर्वप्रथम स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा दिया गया था। भारतीय संविधान के अंतर्गत ये मौलिक प्रावधानों का जो संबंध आ रहा है उसका जो अस्तित्व है, प्राचीन काल में इसका जो निर्माण है वो किस प्रकार से आया है, तो उसमें हम देख रहे हैं कि भारत के अंतर्गत इससे पहले विश्व के अंतर्गत मौलिक अधिकारों की स्थिति क्या थी। तो 1789 में पहली बार जो फ्रांस की क्रांति हुई उसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा दिया गया था और उसके अंतर्गत एक जो फ्रांस की जो राष्ट्रीय सभा थी उस राष्ट्रीय सभा के अंतर्गत राष्ट्रीय सभा
इस राष्ट्रीय सभा, इसके सदन के अंतर्गत मानवीय अधिकारों का घोषणा पत्र, जो यहाँ की फ्रांस की संसद ने शुरुआत के अंतर्गत इसको 1789 के अंतर्गत पारित किया। 1789 में मानवीय अधिकारों का घोषणा पत्र, मानवीय अधिकारों का घोषणा पत्र क्या किया गया था, पारित किया था। और उस घोषणा पत्र के अंतर्गत कुछ संवैधानिक अधिकार नागरिकों को प्रदान किए गए थे। इस राष्ट्रीय सभा द्वारा संवैधानिक अधिकार, शुरुआत में संवैधानिक अधिकार प्रदान किए गए। तो ये संवैधानिक जो अधिकार हैं, वो संवैधानिक अधिकारों की शुरुआत फ्रांस के द्वारा की गई। और उसके बाद में 1791 के अंतर्गत अमेरिका की क्रांति हुई। इस अमेरिका की क्रांति के अंतर्गत जो अधिकारों की जो बात है, उसने सामूहिक रूप से 10 मौलिक अधिकार देकर के अधिकारों का घोषणा पत्र तैयार किया। सर्वप्रथम संविधान के रूप में अधिकारों का घोषणा पत्र इसको शुरुआत में देने का कार्य किया, और वो किया अमेरिका ने। तो इसके अंतर्गत विशेष रूप से ये जो भारतीय संविधान है, उस भारतीय संविधान पर हमारे कौन से देशों के मौलिक अधिकारों का प्रभाव रहा, इस प्रभाव के अंतर्गत हम ये देख रहे हैं कि शुरू के अंतर्गत फ्रांस की क्रांति ने इसकी शुरुआत की थी, और अपने संविधान के अंतर्गत 1789 में मानवीय अधिकारों का घोषणा पत्र जारी करके इसको संविधान में स्थान दिया। और फिर उसके बाद में 1791 के अंतर्गत अमेरिका की जो क्रांति हुई, उस क्रांति के द्वारा अधिकारों का घोषणा पत्र को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। इसके साथ साथ फिर जर्मन व आयरलैंड के संविधान, जर्मन और आयरलैंड के संविधानों के अंतर्गत भी इसकी संवैधानिकता की पुष्टि की गई। और उसमें ये देखा गया कि वहाँ के संविधानों के अंतर्गत भी मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। तो विशेष रूप से यहाँ पर स्पष्ट करने वाली बात ये है कि भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है, उस मौलिक अधिकारों का विदेशी संविधानों पर या विदेशी शासन व्यवस्थाओं का पूर्व क्या अस्तित्व था, तो उसमें हम देखेंगे कि पहले फ्रांस में और उसके बाद में अमेरिका में। तो इस प्रकार से ये अधिकारों को लेकर के बात स्पष्ट की गई है। उसके बाद के अंतर्गत 10 दिसंबर 1948 के अंतर्गत 10 दिसंबर 1948 के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानवीय अधिकारों का घोषणा पत्र, मानवीय अधिकारों का एक सार्वलौकिक मानवीय अधिकारों का सार्वलौकिक घोषणा पत्र घोषित किया गया। इसके बाद में ये मूल अधिकार और भी ज़्यादा लोकप्रिय बन गए, और इसी के कारण 10 दिसंबर को हमेशा मानवाधिकार दिवस के रूप में 10 दिसंबर को हमेशा मानवाधिकार के रूप में मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस। अब यहाँ पर हमारे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, हम अपना बिंदु ये था, प्रस्तावना ये थी कि भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का आरंभ कैसे हुआ और इसका विदेशी संविधानों का क्या प्रभाव पड़ा,
ये मौलिक अधिकारों का उद्भव, अगर हम ये देखें तो मौलिक अधिकारों का जो उद्भव है, अस्तित्व है, इनका इतिहास क्या रहा है, ये स्पष्ट है। तो देखिए, मौलिक अधिकार एक व्यक्ति के राज्य के बीच संबंध स्थापित करने के लिए प्रदान किए जाते हैं और मौलिक अधिकारों के द्वारा व्यक्ति अपना सर्वांगीण विकास कर सकता है और इन अधिकारों के माध्यम से वो राज्य को अपनी शक्ति को नियंत्रण में रखता है कि राज्य भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं कर सके और राज्य और व्यक्ति के बीच के अंतर्गत सामंजस्य की भावना बनी रहे। कुछ अधिकार ऐसे भी होते हैं जो व्यक्ति को प्रदान करके, व्यक्ति को दे करके उसे क्या करते हैं, संतुलित विकास को बढ़ावा देते हैं। साथ साथ में इसमें ये भी देखा जाता है कि राज्य इन मौलिक अधिकारों के माध्यम से व्यक्तियों पर अपना नियंत्रण स्थापित करता है और नियंत्रण स्थापित करके उनके विकास की परिस्थितियां उपलब्ध कराता है। तो ये एक राज्य के विकास के लिए आवश्यक है और राज्य व्यक्ति के विकास के लिए इसके माध्यम से परिस्थितियां उपलब्ध कराता है। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि एक मौलिक अधिकारों की आवश्यकता राज्य को क्यों पड़ी है। मौलिक अधिकारों की आवश्यकता राज्य को इसलिए पड़ी क्योंकि व्यक्ति राज्य से संबंध स्थापित कर सके, साथ साथ में वो उसके विकास के साथ अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी राजनीतिक सहभागिता से प्राप्त कर सकें। दूसरे नंबर पर बात यह है कि राज्य नागरिकों पर अपना नियंत्रण रखता है, तो नागरिक भी राज्य पर मौलिक अधिकारों के माध्यम से नियंत्रण रख सकते हैं। इसके बारे में ये एक बहुत आवश्यक और महत्वपूर्ण बातें हैं जिसके कारण भारतीय संविधान ने ही नहीं अपितु विश्व के सभी देशों ने इन लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली में इन मौलिक अधिकारों को आधारभूत स्तंभ माना है। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान ही नहीं, एक लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली के सबसे बड़े आधारभूत स्तंभ है। तो देखिए, हमने अभी देखा कि अगर आपके पास में प्रश्न ही आता है कि मौलिक अधिकारों की उत्पत्ति आरंभ कहाँ से हुई, तो आप बताएंगे मौलिक अधिकारों का आरंभ 1789 में फ्रांस की क्रांति से इसका उद्भव माना जाता है। ये उद्भव की बात है। पहला नंबर का जो क्वेश्चन है वो यहाँ से शुरू होता है और ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हिस्ट्री में, पॉलिटिकल में, प्रतियोगिता, ये जीके जनरल नॉलेज है, उसके अंतर्गत ये है कि सबसे पहला जो मौलिक अधिकारों का प्रादुर्भाव है उसका जो उदय है वो कहाँ से हुआ, तो आप बताएंगे 1789 में फ्रांस की क्रांति के अंतर्गत स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का क्या दिया गया, नारा दिया गया था और इस नारे के माध्यम से क्या हुआ, मौलिक अधिकारों की उत्पत्ति मानी जाती है। उसके बाद में ये होगा कि यहाँ से जो अगर विश्व का ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर मौलिक अधिकारों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने का कार्य किया गया, तो आप बताएंगे कि 1789 के अंतर्गत ही फ्रांस की जो राष्ट्रीय सभा है उसने मानव अधिकारों की घोषणा करके ये एक संवैधानिक प्रावधान निश्चित किया था। तो पहला प्रश्न है, फ्रांस की संवैधानिक शुरुआत भी इसने भी की है और यहीं से इसकी उत्पत्ति हुई है। 2 नंबर पर यह है कि अब अपने संविधान के अंतर्गत एक 10 अधिकारों के माध्यम से 1791 में अमेरिका ने कुछ व्यक्ति को मौलिक अधिकार प्रदान करके इसकी लोकप्रियता को बढ़ाया है। यहाँ पर हम लोकप्रियता वाले बिंदु पर आ रहे हैं कि यहाँ पर लोकप्रियता की बात आ रही है जो अमेरिका में इसको स्थान देने के कारण बना हुआ है और फिर विश्व के करीब करीब सभी देशों में ऐसा हुआ है। महत्वपूर्ण प्रश्न ये है, 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत मानवीय अधिकारों का सार्वलौकिक घोषणा पत्र प्रस्तुत किया गया था। उसके बाद में ये मौलिक अधिकार और भी ज़्यादा क्या हो गए हैं, लोकप्रिय हो गए हैं और इसलिए मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है और इस आधार पर ये भारतीय संविधान
से पहले की स्थितियाँ ये हैं कि मौलिक अधिकारों से अपनाने से पहले विश्व के अंतर्गत इनकी स्थितियाँ किस प्रकार की है। अब इसके बाद में हम देखेंगे कि मूल अधिकारों की आवश्यकता क्यों पड़ी है। मूल अधिकारों की आवश्यकता व महत्व। अभी हमने ये देखा कि मौलिक अधिकारों का इतिहास क्या है, उसका उद्भव कैसे हुआ, विश्व के किन किन देशों के अंतर्गत मौलिक अधिकारों को लोकप्रियता हासिल हुई। अब अपने वाला बिंदु है कि मौलिक अधिकार की जो मौलिक अधिकार है उसकी आवश्यकता क्यों पड़ रही है और उसका क्या महत्व है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मौलिक अधिकार सबसे पहली आवश्यकता है कि लोकतंत्र के आधारभूत स्तंभ, लोकतंत्र के आधार स्तंभ किसे माना गया है? मूल अधिकारों को। लोकतंत्र का मूल आधार, लोकतंत्र का जो स्तंभ है वो मौलिक अधिकारों को माना गया है, क्योंकि ये मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार किसको प्रदान किए जा रहे हैं? ये संविधान प्रदत्त है और ये संविधान में लिखे गए हैं और ये संविधान के द्वारा किसको दिया जा रहा है? व्यक्ति को दिया जा रहा है। मौलिक अधिकार किसको प्रदान किए जा रहे हैं? व्यक्ति को प्रदान किए रहे हैं। कौन कर रहा है? संविधान। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि ये व्यक्ति की परिस्थितियों का निर्माण कर रहे हैं, व्यक्ति की ऐसी परिस्थितियों का निर्माण कर रहे हैं जिन परिस्थितियों के द्वारा इसके आसपास की जितनी भी जो परिस्थितियां हैं वो परिस्थितियां ऐसे बना रहे हैं जिससे व्यक्ति अपना क्या कर सके? सर्वांगीण विकास कर सके। और ये व्यक्ति की इच्छा पर डिपेंड कर दिया, व्यक्ति की इच्छा पर डिपेंड कर दिया कि व्यक्ति इन परिस्थितियों का फायदा उठा करके अपना सर्वांगीण क्या कर सकता है? विकास कर सकता है। और इसके विकास के लिए वो पूरी तरह से इच्छा से जहाँ पर बात आ गई वो क्या आ गई? स्वतंत्र हो गया। पूरी तरह से क्या हो गया? स्वतंत्र हो गया, क्योंकि वह शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, नैतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सभी रूपों से वो क्या है? इसको विकास के लिए क्या की जाती है? सुरक्षा उपलब्ध करवाई जाती है। मतलब विकास और सुरक्षा का वातावरण उपलब्ध कराने का काम किसका होता है? संविधान का होता है। इसका मतलब है कि लोकतंत्र के अंतर्गत मूल अधिकार क्यों आवश्यक हैं? मूल अधिकार इसलिए आवश्यक हैं कि ये संविधान के द्वारा व्यक्ति को दिए जा रहे हैं और व्यक्ति के विकास के लिए ये परिस्थितियां बनाई जा रही हैं। और इन परिस्थितियों बनाने की और इनकी परिस्थितियों के विकास की जो गारंटी है वो कौन दे रहा है? संविधान दे रहा है। इसलिए ये सुरक्षा उगत कराते हैं। व्यक्ति को क्या उपलब्ध करा रहे हैं? सुरक्षा का वातावरण उपलब्ध करा रहे हैं। और सुरक्षा का वातावरण करने के कारण ये क्या है? बिना किसी डर से, बिना किसी भय से वो अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि संविधान, ये जो मौलिक अधिकार हैं वो संविधान प्रदत्त हैं। ये व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की परिस्थितियाँ उपलब्ध कराते हैं। उनके विकास के लिए व्यक्ति पूरी तरह से क्या है? स्वतंत्र है।
और नागरिकों को सुरक्षा का वातावरण भी उपलब्ध कराते हैं। तो यहाँ पर मौलिक अधिकारों का महत्व क्या रह गया? मौलिक अधिकारों का महत्व ये हो गया कि व्यक्ति के अंदर जो भय है, असुरक्षा का जो वातावरण है, उसके अंतर्गत जो उसके अन्याय, दमन और शोषण की जो प्रवृत्तियां हैं, उनको क्या करता है? दूर करने का कार्य करता है। और अगर ऐसा है तो वह व्यक्ति संविधान के माध्यम से अपने आप को संरक्षण प्राप्त करा सकता है, सुरक्षित महसूस कर सकता है। तो कहने का मतलब है कि मौलिक अधिकार लोकतंत्र के आधारभूत स्तंभ हैं। और लोकतंत्र में किसका शासन है? प्रत्येक व्यक्ति का शासन है। लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति का शासन है और ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए लागू होता है। क्या क्या लागू होता है मौलिक अधिकारों के माध्यम से? व्यक्तिगत विकास की परिस्थितियां, व्यक्तिगत विकास की परिस्थितियों का निर्माण करना। 2 नंबर पर है सुरक्षा का वातावरण, सुरक्षा का वातावरण उत्पन्न करना। 1 नंबर, 2 नंबर। 3 नंबर पर क्या कर रहा है कि अगर ये सुरक्षा नहीं होती है तो इनको न्यायालय के द्वारा संरक्षण प्राप्त होता है। न्यायालय के द्वारा संरक्षण है। कहने का मतलब ये है कि लोकतंत्र में मौलिक अधिकारों की क्या आवश्यकता है और इसका क्या महत्व है। तो इसकी आवश्यकता तो व्यक्ति के विकास की है और महत्व क्या है? लोकतंत्र बने रहने के लिए है। इसका मतलब लोकतंत्र के लिए और व्यक्ति के विकास के लिए, दोनों के बने रहने के लिए ही मौलिक अधिकारों का रहना अत्यंत आवश्यक है। दूसरी बात है 2 नंबर पर, एक तो है लोकतंत्र के आधार स्तंभ, और 2 नंबर पर जो मुख्य बात है वो है दो नंबर पर शासन की निरंकुशता पर नियंत्रण। मौलिक अधिकारों की दूसरी आवश्यकता और उसका महत्व क्या है? उसकी दूसरी आवश्यकता यह है कि कोई भी, देखिए लोकतंत्र में जो शासन होता है वो राजनीतिक दलों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जा रहा है? राजनीतिक दल के द्वारा। अब राजनीतिक दल क्या करते हैं? सत्ता प्राप्त करते हैं और शासन का संचालन करते हैं। शासन का शासक वर्ग है। तो ये नहीं है कि ये सत्ता पक्ष शासन में शक्ति का क्या करें? दुरुपयोग करता है। तो इसको जो शासन को जो नियंत्रण करने का काम है, उसका नियंत्रण करने का काम है संविधान का। अब संविधान के अंतर्गत क्या लिखे गए हैं? मूल अधिकार। संविधान क्या दे रहा है व्यक्ति को? मौलिक अधिकार। ये व्यक्ति को मौलिक अधिकार प्राप्त होने पर अगर ये दुरुपयोग करता है तो वो न्यायालय की क्या ले सकता है? व्यक्ति क्या लेगा? न्यायालय की शरण लेगा। अगर वो शक्ति का सत्ता पक्ष अगर अपनी शक्ति का क्या करता है? दुरुपयोग करता है। अपनी शक्ति का क्या करेगा? दुरुपयोग करेगा। तो वह व्यक्ति मौलिक अधिकारों के माध्यम से न्यायालय की शरण लेगा और न्यायालय की शरण लेकर के शासन को नियंत्रण करने का कार्य करता है। इसलिए कोई भी सत्ता पक्ष
नागरिकों पर अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं कर सकता। और दुरुपयोग करने पर लोकतंत्र में, क्योंकि लोकतंत्र के अंतर्गत जो शासन है वो नियंत्रण का शासन है, उत्तरदायित्व का शासन है, और इस उत्तरदायित्व के शासन के अंतर्गत ये क्या किया जाता है, उसकी जो निरंकुशता का जो भय बना होता है उसकी शंकाओं को हमेशा दूर करने का काम करता है। इसलिए अत्याचारी शासन लोकतंत्र के अंतर्गत नहीं टिक पाता है, और इसी के माध्यम से सभी लोग अपनी शक्ति का क्या कर सकते हैं, अपना अपना परिचय दे सकते हैं। लोकतंत्र के अंतर्गत जो शासन की जो निरंकुशता है वो व्यक्ति को तो क्या है, शासन से लोक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से विकास की परिस्थितियां बनाना है, और इसका महत्व क्या है कि संविधान और व्यक्ति का सर्वांगीण विकास की परिस्थितियां बनी रहें। ये सारी बातें लोकतंत्र की आवश्यकता के लिए क्या है, आवश्यकता है। इसलिए शासन की निरंकुशता पर नियंत्रण रखने के लिए लोकतंत्र के अंतर्गत इस व्यवस्था को बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। उसके बाद में है मौलिक अधिकार, 3 नंबर पर है मौलिक अधिकार शासन और व्यक्ति के बीच में, व्यक्ति व शासन के बीच सामंजस्य उत्पन्न करना। मौलिक अधिकार व्यक्ति और शासन के बीच नियंत्रण का माध्यम है। वो सामाजिक नियंत्रण के माध्यम से शासन और व्यक्ति के बीच में सामंजस्य उत्पन्न करने का कार्य करता है। इसके अलावा वो जो मौलिक अधिकार शासन के द्वारा जो सरकार क्या करती है, कानून बनाती है, सरकार नीति निर्माण का कार्य करती है, सरकार नीति निर्माण का कार्य करती है। तो इस नीति निर्माण के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के माध्यम से उन पर नियंत्रण रखने का काम करती है। साथ साथ में वो किसी भी प्रकार से कोई स्वेच्छाकारी सरकार अपने हितों को क्या कर सकती है, अगर अपने हितों के अनुसार कानून बनाए तो मौलिक अधिकारों के माध्यम से उसे न्यायालय में क्या दिया जा सकता है, न्यायालय के अंतर्गत उसको न्यायिक पुनरावलोकन के माध्यम से, मौलिक अधिकार संविधान द्वारा सुरक्षित हैं, इनको न्यायिक पुनरावलोकन के माध्यम से उन्हें क्या कर सकता है, अवैध घोषित करवा सकता है। मान लीजिए सरकार अपने हितों को प्रभावित करने के कारण अगर किसी भी प्रकार से स्वेच्छाचारितापूर्ण कानून का निर्माण भी कर लेती है, स्वेच्छाचारितापूर्ण कानून का निर्माण कर लेती है, तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत संविधान के माध्यम से उसे न्यायपालिका क्या करती है, जांच करती है। संविधान के अनुसार उसको क्या करेगी, जांच करेगी, और इस जांच के माध्यम से संविधान के अनुरूप न पाए जाने पर उसे अवैध करने की शक्ति प्राप्त है। इस अवैध घोषित करने की जो शक्ति प्राप्त है उसको हम न्यायिक पुनरावलोकन के अंतर्गत देखते हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि मौलिक अधिकारों की आवश्यकता उत्पन्न क्यों पड़ी, मौलिक अधिकारों का क्या महत्व है। तो मौलिक अधिकारों में हम सबसे पहले ये देखेंगे कि मौलिक अधिकार प्रजातंत्र के आधारभूत स्तंभ होते हैं। मौलिक अधिकारों के माध्यम से शासन की निरंकुशता पर नियंत्रण किया जा सकता है। मौलिक अधिकार व्यक्ति और शासन के बीच में सामंजस्य उत्पन्न करते हैं, और उसके माध्यम से न्यायिक कार्यों को भी क्या किया जा सकता है, इसके माध्यम से व्यक्तिगत हितों के माध्यम से सार्वजनिक हितों की क्या की जा सकती है, पूर्ति की जा सकती है। इस प्रकार मौलिक अधिकार एक लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली की आवश्यक परिस्थितियां होती हैं। इसके बिना लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती है। इसको साथ में देखते हुए ये भी कहा जा सकता है कि मौलिक अधिकार मानवीय
संरक्षक भी हैं और निर्माता भी हैं। इसके साथ साथ में ये मौलिक अधिकार संरक्षक, लोकतंत्र में इनके संरक्षक के रूप में और इनको मापदंड के रूप में व्यक्ति के अधिकारों का एक मापक है ये, जिसके माध्यम से वो क्या कर सकता है, सुरक्षा का वातावरण उपलब्ध करा सकता है। और इसी के कारण लोकतंत्र में जो जनता है उसको मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से उसे शासन के अंतर्गत उनसे संबंध बना करके रखती है। इसलिए अगर मनोवैज्ञानिक दृष्टि से व्यक्ति मौलिक अधिकारों में अपना विश्वास रखेगा तो वो राजनीतिक मामलों में भी उपेक्षा नहीं कर सकेगा। अतः व्यक्ति का शासन में भागीदारी बनने के लिए और व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए मौलिक अधिकारों का होना अत्यंत आवश्यक है। तो मौलिक अधिकारों की जो आवश्यकता और महत्व है उसको हम यहाँ पर 3 बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट कर सकते हैं और इनके माध्यम से मौलिक अधिकार व्यक्ति के सर्वांगीण विकास पर अवश्य ही क्या करते हैं, जोर देने का काम करते हैं। इसी प्रकार हमने ये देखा कि इसकी जो उत्पत्ति है मौलिक अधिकारों का जो उत्पत्ति और उद्भव का इतिहास है, मौलिक अधिकारों की उत्पत्ति और उद्भव का जो क्या है, इतिहास है, उस इतिहास का आरंभ हमने देखा। उसके बाद में उसकी आवश्यकता और महत्व वाला बिंदु देखा। उसके बाद में हम तीसरे नंबर पर देख रहे जा रहे हैं, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के उल्लेख की आवश्यकता क्यों पड़ी है। देखिए यहाँ तो मौलिक अधिकारों की जो आवश्यकता है वो केवल एक तुलनात्मक शासन व्यवस्थाओं की प्रमुख राज्य व्यवस्थाओं के दृष्टिकोण में देख रहे हैं। सभी शासन व्यवस्थाओं में मौलिक अधिकारों का क्या महत्व है और नागरिकों की इसकी आवश्यकता पर क्यों जोर दिया है, जबकि अपना जो आगामी जो ये बिंदु है कि भारतीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत या भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की क्या आवश्यकता पड़ी। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की आवश्यकता, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की आवश्यकता क्यों पड़ी है। देखिए भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की आवश्यकता क्यों पड़ी है, मूल अधिकारों की आवश्यकता। देखिए सबसे पहले तो हम ये देखना चाहेंगे कि भारतीय संविधान से पहले, भारतीय संविधान निर्माण करने से पहले भारत में ब्रिटिश साम्राज्य था। ब्रिटिश साम्राज्य का शासन है और सभी भारतीयों ने ब्रिटिश साम्राज्य के शासन को देखा है और ब्रिटिश साम्राज्य के शासन को देखने के कारण वो इस प्रकार की शासन व्यवस्था से पूरी तरह से क्या है, परिचित हैं। वो जानते हैं कि जिन देशों के अंतर्गत संविधान नहीं होता है उन व्यक्तियों को मौलिक अधिकार भी नहीं दिए जाते हैं। इससे पहले, इससे पूर्व के प्राचीन के अंतर्गत क्या है, राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली है। तो राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली में भी व्यक्ति को कोई मौलिक अधिकार नहीं दिया जाता था और ब्रिटिश शासन व्यवस्था के अंतर्गत भी व्यक्ति के पास में कोई मौलिक अधिकार नहीं थे। ये मौलिक अधिकार न होने के कारण व्यक्ति को शासन के अत्याचारों का, दमन का, शोषण का, अन्याय के वातावरण को सहना पड़ता था और इस वातावरण को सहने के कारण वह व्यक्ति
अपनी परिस्थितियों का ऐसा निर्माण नहीं कर पा सकता था जिसकी वजह से वो अपना सर्वांगीण विकास कर सके। इस सर्वांगीण विकास न करने के कारण वो हमेशा निर्बल बना रहा, कमज़ोर बना रहा और ऐसी परिस्थितियों से बाहर निकल ही नहीं पाया जिससे वो अपने जीवन का सर्वांगीण विकास कर पाए। हुआ ऐसा कि भारत में ब्रिटिश शासन हुआ। उसके शोषण, अत्याचार, दमन ने प्राचीन शासन व्यवस्थाओं की जो परंपरा थी उस परंपरा को क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। और फिर जो उस शासन में जो अन्याय और शोषण और दमन का जो वातावरण था, उस वातावरण को भी दूर करने के लिए हमने जो इस राष्ट्रीय वातावरण, राष्ट्रीय स्वतंत्रता का जो क्या बना, वातावरण बना, उस राष्ट्रीय स्वतंत्रता के वातावरण में संपूर्ण जनता ने भागीदारी निभाई और संपूर्ण जनता ने भागीदारी निभा करके अंग्रेजी साम्राज्य को नष्ट किया। इसके कारण हमारे देश के जो राष्ट्रवादी नेता थे, उन राष्ट्रवादी नेताओं ने हमारी जनता से ये वादा किया कि अगर भारत आज़ाद होता है तो भारत के अंतर्गत जनता का शासन बनाया जाएगा और वो जनता सबके प्रति उत्तरदायी होगी। तो यहाँ पर जो जनता का जो शासन है, उस जनता के शासन में लोकतंत्र का वादा है। लोकतंत्र का वादा है। शुरू के अंतर्गत गांधी जी ने भी लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी ने जो वादा किया था, वो वादा स्वराज का किया। स्वराज, राम राज्य का जो वादा किया है वो भी इनके शब्दों में स्पष्ट है। पंडित नेहरू ने भी क्या किया है, स्वराज विधेयक प्रस्तुत किया है। स्वराज विधेयक प्रस्तुत किया है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भी क्या किया है, अब स्वराज के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। तो ये हमारे जो राष्ट्रवादी नेता थे, इन राष्ट्रवादी नेताओं ने भारतीय जनता से लोकतंत्र की स्थापना करने का वादा किया, क्योंकि उस समय में संपूर्ण जनता के द्वारा क्या किया गया है, पूरी तरह से शासन की स्थापना करने पर जोर दिया गया है। इसके साथ साथ हम ये भी कहना चाहेंगे कि ये जो हमारा जो राष्ट्रीय वातावरण तैयार हुआ, ये राष्ट्रीय वातावरण जो हमारी भारतीय जो आज़ादी का जो वातावरण तैयार किया गया था, वो वातावरण अंग्रेज़ों के खिलाफ एक शासन में भागीदारी, अधिकार और कर्तव्यों के प्रति जागरूकता और एक प्रकार का एकात्मकता का भाव प्रतीक हुआ। ये राष्ट्रवाद देश की एकता और अखंडता के साम्राज्य को स्थापित करने के लिए भारत में अपनी ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करना चाहा जिसकी वजह से भारत एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की परिस्थितियों में निर्मित हो सकें। इसके साथ साथ में हम ये देखेंगे कि पंडित ये हमारे भारतीय संविधान के जो जनक हैं भीमराव अंबेडकर ने भी भारतीय संविधान को अपने शब्दों में इस प्रकार से प्रकट किया था। उन्होंने कहा था कि हमारे देश के अंतर्गत जो नीति निर्माण का काम है, वो नीति निर्माण का काम यदि शासक वर्ग पर छोड़ दिया जाएगा, हमारे देश के अंतर्गत नीति निर्माण का काम अगर शासक वर्ग के पास में छोड़ दिया जाएगा तो शासक वर्ग इस नीति निर्माण की शक्ति का क्या कर सकते हैं, दुरुपयोग कर सकते हैं। इस दुरुपयोग शक्ति के दुरुपयोग से बचने के लिए क्या किया गया है, संविधान द्वारा व्यक्ति को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। जो मौलिक अधिकारों के माध्यम से क्या कर सकते हैं, वो अपने आप की सुरक्षा का वातावरण उपलब्ध करा सकते हैं। नैतिक रूप से, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से वो क्या कर सकते हैं, संरक्षण प्राप्त कर सकते हैं। और इसी के कारण भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की आवश्यकता पर महत्व दिया गया है। आवश्यकताओं को विशेषकर महत्वपूर्ण माना गया है और उसमें इसी बात को स्पष्ट किया गया है कि अगर ऐसा नहीं होगा तो जो भावी
समय के अंतर्गत लोकतंत्र का जो पतन है वो निश्चित रूप से हो जाएगा। अगर मौलिक अधिकार नहीं दिए जाएंगे तो लोकतंत्र का भविष्य है वो खतरे में पड़ जाएगा। इसी आधार पर लोकतंत्र को भारतीय संविधान की पृष्ठभूमि के आधार पर क्या किया गया है, स्पष्ट किया गया है। अब हम यहाँ पर जो बात की गई है कि उल्लेख की आवश्यकता क्यों पड़ी है भारतीय संविधान में, तो सत्ता पक्ष और व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की जो परिस्थितियाँ हैं उन दोनों की स्थितियों को ही एक समान दर्जा देने के लिए इस प्रकार का उल्लेख किया गया है। ध्यान देना, एक तो पहले वाली स्थितियां हैं, उनकी स्थितियों से हमने क्या किया है, सीखा है। दूसरा है राष्ट्रीयवाद की आंदोलन की जो स्थितियां हैं, भारतीय जो राष्ट्रीय आंदोलन चला है, राष्ट्रीय जो स्वतंत्रता का जो आंदोलन चला, उस आंदोलन के अंतर्गत भी हमारे राष्ट्रवादी नेता थे, वो इस बात से रूबरू थे, वो भी लोकतंत्र के क्या थे, समर्थक थे। और तीसरा है कि हमारे देश के अंतर्गत शासन शक्ति को नियंत्रण करने के लिए लोकतंत्र की स्थापना पर जोर दिया गया है। तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बात है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की आवश्यकता क्यों पड़ी है, ब्रिटिश साम्राज्य के रूप में, ब्रिटिश साम्राज्य के जो वातावरण है उस वातावरण से हमको प्रेरणा मिली है। 2 नंबर पर राष्ट्रीय आंदोलन जो है उसमें जो हमारे राष्ट्रीय नेता हैं वो क्या कर रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं, वादा कर रहे हैं जनता से कि लोकतंत्र की स्थापना की जाएगी। और तीसरा ये है कि शासन की शक्ति पर नियंत्रण करने के लिए और सत्ता पक्ष को हमेशा जनता के प्रति उत्तरदायी बनाए रखने के लिए क्या किया गया है, लोकतंत्र के अंतर्गत मौलिक अधिकारों की स्थापना पर जोर दिया गया है। अब देखते हैं मौलिक अधिकार का अर्थ क्या है। मूल अधिकारों का मूल अधिकार का अर्थ। मौलिक अधिकारों का अर्थ। मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक हैं, मूल हैं, जिनके बिना कोई भी व्यक्ति अपना सर्वांगीण विकास नहीं कर सकता और राज्य भी उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। मौलिक अधिकार की जो मूल विशेषता है, सबसे पहले मौलिक अधिकार मूल अधिकारों के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए 3 बातों में स्पष्ट किया गया है। वे अधिकार जो व्यक्ति के विकास के लिए, विकास के लिए आवश्यक हैं। मूल अधिकार वे अधिकार होते हैं जो व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक हैं, जिनके बिना कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास नहीं कर सकता और राज्य भी उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। 2 नंबर पर बात क्या है, व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक है, और 2 नंबर पर है इनके बिना व्यक्तित्व का
सर्वांगीण विकास नहीं है। 3 नंबर पर क्या है? राज्य भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। और 4 नंबर पर ये संविधान प्रदत्त हैं। संविधान प्रदत्त है। खुली क्या कहा है मौलिक अधिकार के संदर्भ में? मौलिक अधिकार के संदर्भ में यह कहा है, मूल अधिकार का हम क्या देख रहे हैं? अर्थ देख रहे हैं। वे अधिकार जो व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक हैं। दूसरा है, इनके बिना व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास नहीं किया जा सकता। और तीसरा है, ये राज्य के द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। और चौथा है, संविधान के द्वारा क्या है? प्रदत्त है। तो कहने का मतलब ये है कि मौलिक अधिकार एक संविधान के अंतर्गत ये सारे जो व्यक्ति हैं, सबसे पहले बात तो हम देखें कि ये मौलिक अधिकार किसको दिए गए हैं? व्यक्ति को। और ये व्यक्ति को देने वाला राज्य नहीं है, बल्कि कौन है? संविधान है। अब ये संविधान किसको डायरेक्ट दे रहा है? व्यक्ति को। और ये इनकी कौन सी परिस्थितियां? विकास और सुरक्षा, 2 शब्द हैं। विकास और सुरक्षा का वातावरण उपलब्ध कराने के लिए उपलब्ध करा रहा है। अब इसको विकास की परिस्थितियां उपलब्ध कराने के कारण व्यक्ति संविधान के प्रति क्या हो गया? संविधान के प्रति सतर्क हो गया। वो शासन व्यवस्था पर खुलकर अपनी सहभागिता निभा सकता है। और शासन का भय उस पर नहीं, शासन का भय व्यक्ति पर नहीं है, बल्कि संविधान के द्वारा व्यक्ति ही शासन को क्या कर सकता है? नियंत्रित कर सकता है। इस प्रकार की संभावनाएं मौलिक अधिकारों में प्राप्त की जा सकती हैं। तो मौलिक अधिकार के द्वारा इसको विशेष रूप से यहाँ पर व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए, यहाँ व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास की बात आई है, तो इसका मतलब है व्यक्ति को ही यहाँ संप्रभु माना है। और व्यक्ति को संप्रभु मानने के कारण उसकी नैतिक, आर्थिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक सभी प्रकार के विकास के लिए उसको स्वतंत्र छोड़ा गया है। इसका मतलब यहाँ पर इसको स्पष्ट यहाँ पर यह कहा है कि एक लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति के अपने विकास की सर्वांगीण परिस्थितियां उपलब्ध कराने के लिए उसे क्या किया गया है? लोकतंत्र में सहभागी अवसर बनाया गया है। और सहभागी अवसर बना करके उसके विकास को मजबूत किया गया है। इस प्रकार अगर उसके अंतर्गत क्या क्या दे रहा है? व्यक्ति को नैतिक बना रहा है, सबसे बड़ा नैतिकता का स्रोत है। और नैतिकता के साथ साथ में जब व्यक्ति अपने विकास और सुरक्षा की ओर स्वयं अग्रसर होगा तो वो राज्य के प्रति समर्पित होगा, निष्ठा का भाव आएगा, सहिष्णुता का भाव आएगा और वो शासन के प्रति सकारात्मक रवैया अपनाएगा। शासन को नियंत्रण करने के लिए मौलिक अधिकारों के माध्यम से वो क्या करेगा? शासन से भयभीत नहीं होगा। और उसकी निरंकुशता पर नियंत्रण रखने के लिए व्यक्ति
मजबूत होगा, सुदृढ़ होगा। इस प्रकार विशेषकर मौलिक अधिकार राज्य के द्वारा, मौलिक अधिकार यहाँ पर राज्य के द्वारा जो निर्मित, राज्य द्वारा जो निर्मित विधियाँ हैं, राज्य द्वारा जो निर्मित विधियाँ हैं, उन निर्मित विधियों से ऊपर उठकर, विधियों से ऊपर उठकर के मौलिक अधिकार हैं। राज्य द्वारा निर्मित विधियों से ऊपर हटकर जो अधिकार दिए गए हैं वो क्या दिए गए हैं? मौलिक अधिकार दिए गए हैं। राज्य द्वारा निर्मित विधियों से ऊपर मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार कहने का भाव यहाँ पर स्पष्ट ये है कि राज्य के अंतर्गत जो मौलिक अधिकार हैं वो किसके द्वारा प्रदत्त किए गए हैं? संविधान के द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, और इसी के आधार पर इसको क्या किया गया है? संविधान में अपनाया गया है। तो लोकतंत्र में मौलिक अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए जो न्यायपालिका है उसको क्या किया गया है? मजबूत किया गया है, और उसी के आधार पर उसकी स्थिति को व्यक्ति की जो, जिससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संविधान की सर्वोच्चता और जनता के उत्तरदायित्व का बोध बना रहे, और इसी के आधार पर उसकी व्यवस्था को मजबूत करने का कार्य किया गया है। अब इसके बाद में हम देखेंगे भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का क्या प्रावधान किया गया है। जैसा कि हमने पूर्व के अंतर्गत देखा, मौलिक अधिकारों का इतिहास क्या रहा है, मौलिक अधिकारों की उत्पत्ति के सिद्धांत क्या रहे हैं, किस किस देश से कौन कौन सी परंपराएं अपनाई गई है। इसके साथ में हमने देखा मूल अधिकारों की आवश्यकता और महत्व क्या रहा है, मौलिक अधिकारों का भारतीय संविधान में क्या उल्लेख किया है, मौलिक अधिकार क्या है। उसके बाद में हम देख रहे हैं भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों के घोषणा पत्र की विशेषताएं। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की घोषणा पत्र, भारतीय संविधान का जो मूल अधिकारों का जो क्या दे रखा है, मूल अधिकार के जो घोषणा पत्र हैं, उस घोषणा पत्र की विशेषता क्या है। तो इसके अंतर्गत हमने अभी देखा कि भारत के जो संविधान है वो भारतीय जो संविधान के अंतर्गत जो मौलिक अधिकार हैं, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से अपनाया गया है। और संविधान में भारतीय जो मौलिक अधिकार हैं, भारतीय जो मूल अधिकार हैं वो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, और अमेरिका के संविधान से लेकर के भारतीय संविधान की स्थिति को क्या कर रहे हैं, स्पष्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो मौलिक अधिकारों का जो घोषणा पत्र है वो जो संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत 1791 का जो मूल अधिकारों का जो घोषणा पत्र है, मूल अधिकारों का घोषणा पत्र है, उस घोषणा पत्र के माध्यम से स्पष्ट किया गया है। तो यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका से भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। और वैसे आयरलैंड और जर्मन के संविधान में भी विशेष रूप से इसको विस्तृत अध्याय के रूप में अपनाया गया है। भारत में ही नहीं,
अमेरिका के संविधान में, आयरलैंड और जर्मन के संविधानों में भी लिया गया है। तो हम देखेंगे कि भारतीय संविधान के अंतर्गत जो मौलिक अधिकारों का जो घोषणा पत्र है उसके अंतर्गत उसकी क्या विशेषताएं हैं, जिसमें सबसे पहले इसकी पहली विशेषता है कि ये सर्वाधिक विस्तृत अधिकार पत्र है। सर्वाधिक विस्तृत अधिकार पत्र, अधिकार पत्र। देखिए, भारतीय संविधान की जो मौलिक अधिकार हैं उसकी जो पहली विशेषता है, उसकी पहली विशेषता है कि सर्वाधिक विस्तृत अधिकार पत्र। भारतीय संविधान के अंतर्गत जो मौलिक अधिकार लिए गए हैं भाग 3 में अनुच्छेद है, उसका जो अनुच्छेद है 12 से लेकर 35 तक उल्लेख है। 12 से 35 तक इसका उल्लेख है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि टोटल कुल 23 अनुच्छेदों में 23 अनुच्छेद दो में भारतीय संविधान के अंतर्गत इसके अधिकारों का घोषणा पत्र है। अधिकारों का घोषणा पत्र का मतलब इससे लिया गया है कि जो हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत जो अधिकारों का जो घोषणा पत्र है वो टोटल कुल 23 अनुच्छेदों के अंतर्गत विस्तृत है, जो सबसे बड़ा, अब विश्व के सबसे बड़े मौलिक अधिकारों में सबसे विस्तृत भाग माना जाता है, जिसमें टोटल 23 अनुच्छेदों के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है। हालांकि हमारा जो मौलिक अधिकार है, कौन सा, जो विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसके अंतर्गत भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 19वां जो क्या है, विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ध्यान देना, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये जो अधिकार दिया गया है, ये अधिकार भारत के संविधानों में सबसे बड़ा अधिकार पत्र है और ये सबसे विस्तृत, जिसके अंतर्गत टोटल 400, लगभग 19वें संविधान के अंतर्गत 450 शब्द दिए गए हैं। 450 शब्दों का इसमें क्या किया गया है, निर्माण किया गया है। ध्यान दें, विश्व के सभी देशों में सबसे बड़ा विस्तृत अधिकार पत्र है तो वो भारतीय संविधान का है, जिसके अंतर्गत टोटल 23 अनुच्छेदों के अंतर्गत हमारे कुल 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। 7 मूल अधिकारों का क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है, जो विश्व के सबसे बड़े संविधानों में, विश्व के सबसे बड़े अधिकार पत्रों में शामिल किया गया है। और उसके अंतर्गत भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक का उल्लेख किया गया है और उसमें टोटल 23 अनुच्छेद हैं और 19वां अनुच्छेद है जो भारतीय संविधान में सबसे बड़ा अनुच्छेद, जो सर्वाधिक विस्तृत अनुच्छेद है, सर्वाधिक विस्तृत अनुच्छेद अगर है तो वो कौन सा है, 19, अनुच्छेद 19, जो विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिसको हम क्या कहते हैं, फ्रेस की स्वतंत्रता के नाम से भी क्या करते हैं, संबोधित करते हैं। इसको विश्व का भारतीय संविधान में सबसे बड़ा अनुच्छेद है। सबसे बड़ा अनुच्छेद होने के कारण इसका उल्लेख किया गया है और लगातार संविधान संशोधनों के दौरान, संविधान संशोधन होते हैं अनुच्छेद 368 के तहत, ये 368 के तहत अभी भी इसकी और भी बड़ी संभावना व्यक्त की जाती है और ये माना जाता है कि ये अनुच्छेद 19 संविधान संशोधनों के जरिए
और भी ज़्यादा विस्तृत हो सकता है। इसलिए मौलिक अधिकारों में इसके अधिकार में बड़ी व्यापकता है, विस्तृतता है। ये मौलिक अधिकारों की सबसे बड़ी मूल विशेषताओं में ये माना जाता है कि ये सर्वाधिक विस्तृत और सबसे बड़ा अधिकारों का घोषणा पत्र है जो भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को प्रदान किया गया है। और इसके अंतर्गत अभी इसके आकार के अंतर्गत इसके आकार में वृद्धि होने के पीछे व्यक्ति शासन इनके विकास की परिस्थितियों के साथ साथ विकास सुरक्षा की परिस्थितियों के साथ साथ इन पर क्या किया गया है, नियंत्रण भी किया गया है। साथ साथ में देखिए नियंत्रण की स्थितियां भी है, हमारे को नागरिक अधिकार देने के साथ साथ उस पर नियंत्रण वापस लेने की विधियों का भी क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। और इसी के कारण भारतीय संविधान के अंतर्गत ये जो विकास की जो परिस्थितियां हैं वो विकास की परिस्थितियां जो दोनों स्थितियों को ध्यान में रख कर के स्पष्ट की गई है। और इसी के कारण हमारा जो अधिकार पत्र है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो गया है, बड़ा हो गया है। उसके बाद में दूसरा बिंदु है कि मौलिक अधिकार हमारे को नागरिकता के संबंध में हमारे को व्यवहारिकता पर आधारित है। विशेषकर संपूर्ण समाज की वास्तविक स्थिति को अवगत कराने के लिए मौलिक अधिकार भारतीय संविधान की स्थिति को क्या करते हैं, स्पष्ट करते हैं। इसलिए मौलिक अधिकारों का जो दूसरा जो भाग है वो व्यवहारिकता है। वो नागरिक को क्या दे रहा है, व्यवहारिकता पर आधारित है। ये मौलिक अधिकार व्यवहारिकता पर आधारित। भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं वो व्यवहारिकता पर आधारित है। वो व्यवहारिकता पर आधारित इसलिए हैं कि जो संविधान प्रदत्त जो मौलिक अधिकार हैं जो तत्कालीन परिस्थितियों के साथ साथ प्राचीन स्थितियों का भी क्या किया गया है, सामंजस्य बैठाने का कार्य किया है। और इसके साथ साथ वो ये भी स्पष्ट करने की कोशिश करता है कि प्रत्येक व्यक्ति के विकास की जो सर्वांगीण जो परिस्थितियां हैं, समानता है, न्याय है और बंधुता का जो वातावरण है, उस वातावरण को ध्यान में रखा गया है। तो यहाँ पर न्याय की जो स्थितियां हैं उसको स्पष्ट करने के लिए सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है, वो समानता पर जोर दिया गया है। और समानता पर जोर देने के कारण इसकी जो विशेष परिस्थितियां हैं, जो प्राचीन संस्कृतियों की जो स्पष्टता रही है उसको भी स्पष्ट करने का कार्य किया जा रहा है। और इसलिए ये मौलिक अधिकार हमारी व्यवहारिकता पर आधारित सिद्धांत हैं और इसी के कारण इनको महत्व दिया गया है। तीसरा कारण इसका है मौलिक अधिकार सीमित हैं लेकिन निरंकुश नहीं है। तीसरा कारण क्या है, मौलिक अधिकार सीमित हैं लेकिन निरंकुश नहीं। मौलिक अधिकार सीमित लेकिन निरंकुश नहीं, ध्यान देना। यहाँ पर सबसे बड़ी स्पष्ट बात इसलिए यहाँ पर की गई है कि भारतीय संविधान ने भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं, लेकिन ये मौलिक अधिकार विशेष परिस्थितियों में ले भी लिए जाते हैं। और ये शांति काल में तो क्या कर रहे हैं, प्रत्येक नागरिक को विकास की परिस्थितियाँ उपलब्ध करा रहे हैं। शांति काल में तो विकास की परिस्थितियां हैं, लेकिन अशांति काल के अंतर्गत इन पर क्या कर दिया जाता है, प्रतिबंध लगा दिया जाता है।
अशांति काल के अंतर्गत उन पर क्या लगा दिया जाता है? प्रतिबंध लगा दिया जाता है। इस संबंध के अंतर्गत भारत और अमेरिका, भारत व अमेरिका संविधानों में क्या है? अंतर है। भारतीय संविधान है वो पूरी तरह से क्या है? भारतीय संविधान पूरी तरह से इस बात को स्पष्ट कर रहा है कि संविधान के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को विकास की परिस्थितियों के साथ साथ इस पर क्या किया जा रहा है कि उसे पूरी तरह से खुला छोड़ा जा रहा है, और साथ साथ में ये भी कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान में तो इस पर क्या लगा दिया जा रहा है? प्रतिबंध दिया जा रहा है कि प्रतिबंध, जो व्यक्ति पर भी प्रतिबंध है तो ये शासन पर भी क्या है? प्रतिबंध है। लेकिन अमेरिका संविधान के अंतर्गत ऐसा प्रावधान नहीं है। भारतीय संविधान के अंतर्गत ऐसे प्रावधान है, जबकि अमेरिका संविधान के अंतर्गत ऐसे प्रावधान नहीं है। मौलिक अधिकार वहाँ के नागरिकों को पूरी तरह से स्वतंत्र करते हैं, उनके विकास के लिए क्या करते हैं? स्पष्ट करते हैं। इसीलिए यहाँ पर भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है, इस सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस पर क्या की है? टिप्पणी की है। और सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकारों को पुलिस राज्य, मतलब यहाँ पर शासन व्यवस्था के संदर्भ में इसको पुलिस राज्य के संदर्भ में व्यक्त किया है। पुलिस राज्य के संदर्भ में इसको क्या किया है? स्पष्ट किया है। और स्पष्ट इसलिए किया है क्योंकि राज्य के द्वारा व्यक्ति की मौलिक अधिकारों का हनन करके शासन सत्ता उस शक्ति का दुरुपयोग नहीं कर सकें, इसलिए उसको पुलिस राज्य के बजाय लोक कल्याणकारी राज्य की ओर अग्रसर करने की प्रेरणा दी गई है। इसके साथ साथ भारतीय संविधान में ये भी स्पष्ट किया गया है कि नागरिकों पर जो प्रतिबंध लगाएं वो अनावश्यक नहीं होना चाहिए। वो प्रतिबंध स्थिति को ध्यान में रख कर के क्या किया जाए? स्पष्ट किया जाए। इस प्रकार हमने देखा कि मौलिक अधिकार व्यक्ति की रक्षा की सीमित हैं, लेकिन निरंकुश नहीं हैं। ये केवल आपातकालीन परिस्थितियों में ही प्रतिबंधित हो सकते हैं, जबकि सामान्यकालीन परिस्थितियों में नागरिकों के लिए सभी प्रकार की स्थितियां उपलब्ध करा देते हैं। तो हमने देखा कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान की जो आधारभूत परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों का ही क्या करते हैं? निर्माण करते हैं, और इसके साथ में ही वो क्या बने रहते हैं? एक बहुत ज़्यादा प्रभावपूर्ण बने रहते हैं। तो इसकी स्थिति को ध्यान में रख कर के हमने ये देखा कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान की जो विशेषता है कि ये अधिकार सर्वाधिक विस्तृत है, ये विश्व के सभी देशों में सबसे ज़्यादा दिया जाने वाला है, इनकी व्यवहार्यता पर आधारित है। इसके साथ साथ में ये सीमित है लेकिन निरंकुश नहीं है, और इसके साथ में इनमें प्राकृतिक और सुरक्षा का वातावरण उपलब्ध कराता है। सुरक्षा का वातावरण उपलब्ध कराता है। मौलिक अधिकारों से व्यक्ति क्या करता है? सुरक्षित महसूस करता है, और सुरक्षित महसूस करके वो अपने वैधानिक अधिकारों का प्रयोग करता है, जिससे उसके सर्वांगीण विकास की परिस्थितियाँ उपलब्ध होती है। तो आज हमने भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों की जो आवश्यकता है, सबसे पहले हमने मौलिक अधिकारों का जो उद्भव है, इतिहास है, उसकी जो प्रस्तावना है उसको स्पष्ट किया। उसके बाद में हमने देखा मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत जो आवश्यकता है, महत्व है, इसको स्पष्ट करता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का जो अर्थ है उसको स्पष्ट किया, और अधिकार पत्र में इसकी घोषणाओं में क्या प्रमुख विशेषताएं हैं इसको स्पष्ट किया। तो इसके माध्यम से आप ये देख सकेंगे कि मौलिक अधिकारों की जो आधारभूत जो स्थिति है वो क्या है और किस प्रकार से स्पष्ट की है। आगामी वीडियो के अंतर्गत हम देखेंगे कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार क्या हैं और कौन सी स्थितियों को क्या किया गया है, स्पष्ट किया गया है। तो धन्यवाद। आज हम इतने ही। इस वीडियो के अंतर्गत हम केवल मौलिक अधिकारों की प्रस्तावना, महत्व, आवश्यकता पर
हमने अध्ययन किया और साथ साथ हम आगे वीडियो में देखेंगे कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का प्रावधान क्या कर रखा है। धन्यवाद।